मैं बिशप क्लीम जॉन, बिशप ऑफ हैदराबाद डायसिस, आप सबों से मुखातब हूँ। मेरी दुआ है कि खुदा आप सबको बहुत ज़्यादा बरकत बख्शे। आज इतवार मोरखा 7 फरवरी 2021 है। मैं खुदावंद का शुक्र अदा करता हूँ कि खुदावंद ने मुझे आज मौका दिया कि मैं अपने नहायत अज़ीज़ दोस्त और भाई जॉर्ज बूटा साहब से मुलाकात कर सकूं और उन्हें दावत दे सकूं कि वो कुछ वक्त के लिए मेरे साथ एक ख़ास मौजू पर गुफ्तगू कर सकें। जब से मैं अपनी इस मिनिस्ट्री में आऊँ, यानी जब से मैं बिशप बना हूँ 2011 से, तब से मैं उनके बारे में सुनता रहा और मेरी कोशिश रही कि मैं उनके साथ अपने ताल्लुकात को इस्तवार कर सकूं। मैंने उन्हें बारहा अपनी डायसिस में दावत दी। उन्होंने हमारे बेशुमार प्रोफेशनल कामों में मदद की, कंसल्टेंट के तौर पर और दीगर मामलात में भी। ना सिर्फ हमारा प्रोफेशनल रिलेशनशिप है, बल्कि हम एक दूसरे को बहुत इज़्ज़त की निगाह से देखते हैं। वो मुझसे दिल की बात करते हैं, मैं उनसे बात करता हूँ, और जो हमारे मुआशरती मसाइल हैं, इश्यूज़ हैं, उनके बारे में हम गुफ्तगू करते हैं। कभी कभी हम चर्च के इश्यूज़ के बारे में गुफ्तगू करते हैं। काफ़ी अर्सा वो अमेरिका में थे, काफ़ी महीनों से, यहाँ 1 से 1.5 साल से, मुझे एग्जैक्ट मालूम नहीं, उसका कोई मसला नहीं है। और जब वो आ रहे थे पाकिस्तान, तो मैंने उनसे दरख्वास्त की कि जब आप पाकिस्तान आएंगे अपने कामों के लिए, तो आपने मुझे वक्त देना ताकि मैं और मेरे ऑफ़िस के कुछ लोग आपसे मुलाकात कर सकें। और खुदा का शुक्र हो कि उन्हें ये मौका मिल सका, वक्त मिल सका कि वो मेरी डायसिस में आएँ और हम उन्हें वेलकम कर सकें और उनके साथ हम कुछ वक्त इकट्ठे गुजार सकें। आज वो मेरे घर में मौजूद हैं और मैंने इस अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा उठाते हुए उनसे दरख्वास्त की कि जी मैं आपसे थोड़ी सी गुफ्तगू करना चाहता हूँ, और उन्होंने बड़ी फ़राख दिली के साथ अपना रज़ामंदी का इज़हार किया, जिसके लिए मैं शुक्रगुज़ार हूँ। जॉर्ज साहब, थैंक यू वेरी मच आपके टाइम के लिए और इस रज़ामंदी के लिए कि आप मेरे साथ कुछ वक्त ख़ास मामलात के बारे में गुफ्तगू करना पसंद करेंगे। जॉर्ज साहब, मैं जानता हूँ, मैं लोगों को भी बताना चाहता हूँ कि जॉर्ज साहब ने किस तरीके से अपनी इब्तदाई ज़िंदगी का आगाज़ किया। गरीब ख़ानदान से बड़ी मेहनत की और बेशुमार लोगों ने उनकी एकेडमिक्स या एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन को हासिल करने में ना सिर्फ इनकरेजमेंट की, बल्कि उनको बहुत ज़्यादा मदद की, हौसला अफजाई की, जिसके नतीजे में उन्होंने एक बहुत बड़ी डिग्री बड़ी कामयाबी के साथ हासिल की और उसके बाद उन्होंने अपने प्रोफेशनल करियर का आगाज़ किया। मैं जानता हूँ कि वो कौन कौन से बड़े बड़े ओहदों पे फाइज रहे, जिसके लिए लोग सोचते हैं, ख्वाब देखते हैं, हसरत करते हैं, लेकिन खुदा ने अपने इस बंदे की तमाम ख्वाहिशात को, ख्वाबों को पूरा किया और उन्हें अपनी प्रोफेशनल ज़िंदगी के जितना भी दौर था भरपूर तरीके से एंजॉय किया और अपने लिए और उस अदारे के लिए और कम्युनिटी के लिए बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव साबित हुए। मैं एक ख़ास पहलू के बारे में उनसे गुफ्तगू करना चाहता हूँ, जो कि मैं एक सवाल की शक्ल में उनके सामने रखना चाहता हूँ। जॉर्ज साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, यकीनन जब आपने अपनी डिग्री हासिल कर ली MBA की, उसके बाद आपने प्रोफेशन ज्वाइन करना था, फिर जब आपने ज्वाइन किया और फिर आप पीक तक गए, यकीनन बेशुमार लोग इस सफ़र में भी आपके मामून साबित हुए होंगे और जिसका मुझे थोड़ा बहुत अंदाज़ा भी है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप बाकायदा तौर पर और मुख्तसर तौर पर उन लोगों का ज़िक्र करें जिन्होंने आपको सपोर्ट किया और गैर मामूली सपोर्ट किया। और मेरा ख़्याल है कि इंसानी ज़िंदगी और मुआशरती ज़िंदगी का यही तकाज़ा है कि हम एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, बल्कि हाथ पकड़ कर सफ़र तय करते हैं, किनारे पर लेके जाते हैं, कोई हर्डल आ गई है उसे अबूर करवाते हैं। ये एक इंसानी ज़िंदगी का म्यार और तकाज़ा है। लेकिन कभी कभी हमारी जो तंग नज़री है वो इतनी आड़े आती है कि हमारी विजन ख़राब हो जाती है और हमारे अंदर बिटरनेस पैदा होनी शुरू हो जाती है, मायूस हो जाते हैं और हर एक शख्स पर और हालात पर, लोगों पर गिला शिकवा करते हैं। लेकिन मेरा अपना ज़ाती तजर्बा ये है, और जो कि बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्टिव और मुस्बत है, आज मैं उसके बारे में गुफ्तगू नहीं करूँगा। मैं आपसे सुनना चाहता हूँ, क्या वाकई ऐसा है कि आपको जब आपने करियर स्टार्ट किया और उसके पीक पर गए, आप खुद ही उड़ के चले गए या रफ्ता रफ्ता गए और इस सफ़र में
क्या कुछ लोग थे जिन्होंने आपकी मदद की, या आप अपने ही तजर्बे, तालीम और काबिलियत के बल बोते पे गए? यकीनन इन तमाम चीज़ों का अमल दखल है, लेकिन शायद कुछ हो, अगर है तो आप प्लीज़ उनका जिक्र करें। मैं चाहता हूँ कि हम आप उन्हें हाईलाइट करें और हम उनके इस मुस्बत रवैये को ज़रूर एक्नॉलेज करें। श्योर, थैंक यू। श्योर। प्रोफेशनल लाइफ तो नेचुरली शुरू हुई यूनिवर्सिटी से ही। जब पास आउट हुए तो वहीं सिलेक्शन इंटरव्यूज़ होते हैं। कंपनी को पता है कि बैच निकल रहे थे, जो बड़ी कंपनीज है बड़ी बड़ी, वो खुद ही इंटरव्यूज़ लेने आ जाती हैं। तो मेरी सिलेक्शन, मैं यूनिवर्सिटी में था तो जनरल टायर्स कंपनी, जो कि अमेरिकन कंपनी है, बैन अवी कंपनी है, उसमें मेरी सिलेक्शन हो गई। तो आई जॉइन जनरल टायर्स कंपनी। कितनी सिफारिश लगवाई थी जी? किसी से सिफारिश लगवाई थी? नहीं जी, वो तो यूनिवर्सिटी से मैं बता रहा हूँ ना। अच्छा। यूनिवर्सिटी से बैच पास आउट होता है। नहीं, हमारे यहाँ कल्चर है ना, पर्ची ले गए, सिफारिश करवा दी, सर वो ये कर दें, सर वो कर दें, कुछ ऐसा हुआ या? नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ। अच्छा। वो यूनिवर्सिटी ही की, हम ऐसे 35 के बैच में थे। ठीक है। मैं था कि वो नायाब बैच था कि इन्होंने ये अवेलेबल है। जो बड़ी कंपनी थी वो ऐसा होता है, जो उठा लेते हैं, आप उठा लेते हैं। कंप्लीट भी नहीं हुआ पहले से, वो select कर पहले लेते हैं। 6 महीने पहले इंटरव्यू लेके फाइनल कर देते हैं। तो मुझे ताकि कोई दूसरा ना उठा के ले जाए। ऐसे ही है, लेकिन वो बड़ी कंपनीज, छोटी जी, छोटी बड़ी बड़ी वाली। अच्छा। तो वो मेरा पहला, मेरी तो यूनिवर्सिटी से सिलेक्शन हो गई। तो आई वाज, 2 कंपनीज और थी, लेकिन आई ऑप्टेड फॉर जनरल टायर्स। उसकी वजह कि वो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी, राइट फ्रॉम रॉ मटेरियल अप टू द फिनिश प्रोडक्ट, फिर उसकी मार्केटिंग। तो मैं पूरी बिजनेस जो क्या प्रोसेस है ना, मैं कहा ये बेहतर है जाके एक ऐसी कंपनी ज्वाइन करें जहाँ पे एक ही बिजनेस का एक पोर्शन सिर्फ वो करते हैं। बट जनरल टायर्स वाज राइट फ्रॉम प्रोडक्शन अप टू मार्केटिंग। सो एनी, वो मेरा तो वही सिलेक्शन हो गई। बल्कि मैं पहले दिन हॉस्टल से ही अपनी जॉब पे गया, और वो बल्कि 5 महीने मैं हॉस्टल से जाता रहूँ। अच्छा। लांडी पे फैक्ट्री थी जनरल टायर्स की, तो आई वाज अलाउड टू यूज़ अ टैक्सी दैट टाइम। अच्छा। तो आई वाज अ मैनेजमेंट ट्रेनी, मतलब वो कहते हैं स्टार्टिंग करियर। और जनरल टायर्स बहुत बड़ी कंपनी थी, 62 करोड़ की टर्नओवर। 62 करोड़ की टर्नओवर उस वक्त की बात कर, जो मैंने ये सन कौन सा था? 77 जब मैंने ज्वाइन किया। जी। हाँ जी, 62 करोड़ की टर्नओवर। एंड आई वाज इन कॉस्ट अकाउंटिंग, जहाँ पे पूरा पैसा जो है पता चलता है कि हम कमा क्या रहे हैं, खर्च क्या कर रहे हैं, रेट क्या रख रहे हैं। एंड टू कट इट शॉर्ट, दैट वाज माय बिगिनिंग। तो जनरल टायर्स 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, आई वाज अनमैरिड दैट टाइम। तो काफ़ी मेहनत की। तो मेहनत ये थी कि जो पढ़ा था आता था। ये बात थी कि आउटस्टैंडिंग होना पड़ता है। अगर आप मिनॉरिटी के हैं ना, फिर तो आउटस्टैंडिंग होंगे तो कुछ भी होगा। तो वो खुदा का शुक्र है, जो पढ़ा था वो फिंगर टिप्स पे आता था। कॉन्फिडेंस पूरा हो गया, क्योंकि नॉलेज बहुत थी। सेलेक्ट हो गए, फिर बड़ी कंपनी मिली तो और कॉन्फिडेंस बढ़ गया। तो जनरल टायर में आप कौन से ओहदे तक पहुँचे? वहाँ मैं ज्वाइन किया एज मैनेजमेंट ट्रेनी 1 साल। फिर कॉस्ट अकाउंटिंग ऑफिसर कॉस्ट अकाउंटिंग, लागत निकालनी। इट्स अ बिग जॉब और बड़े वो टीडीएस भी है। अच्छा। उसके बाद फिर मैंने अपनी ऑप्शन से मार्केटिंग में गया और मार्केटिंग कोऑर्डिनेटर बन गया, विच वॉज द 3rd पोजीशन इन द मार्केटिंग डिपार्टमेंट। एंड आई वाज यंग, बिगिनर था, 5-6 साल में ऐसे गुजारे। फिर मैं ख्वाहिश की कि मैं पंजाब, क्योंकि मैं फ्रॉम सियालकोट, तो वो मैं सोचा कि मैं पंजाबी किसी जॉब पे चल जाए, पर कंपनी अच्छी मिल जाए। तो इत्तेफाक की बात है, दुआ तो उसकी करते ही थे, लेकिन ये था कि कुछ तो खुदा सुनेगा। तो मैं पिंडी आया हुआ था, पिंडी नहीं, सॉरी, लाहौर। अब मैं लाहौर ब्रांच और पिंडी ब्रांच मेरे पास थी। तो वो मैं यहाँ पे मेरी स्किन ट्रबल हो गई सर में, ड्यूरिंग माई बिजनेस विजिट टू लाहौर। तो उसको मैंने ट्रीटमेंट के लिए मैं हॉस्पिटल के एक डिपार्टमेंट में प्रोफेसर को दिखाया। उन्होंने कहा जी आप दाखिल हो जाएं, ये आपके बाल सारे हम यहाँ से उड़ा देंगे और इसके ऊपर दवाई बना के तो फिर लगाएंगे, बाज़ार में से नहीं मिलती। तो मैं फिर दाखिल हो गया। तो मैं कोई 5-6 दिन वो मेडिसिन लगाते रहे, तो फिर वो ठीक होना शुरू हो गई। और मुझे उन्होंने जब लास्ट डे पे विज़िट किया तो कहते जॉर्ज साहब, तो
इफ़ यू गो टू कराची यू विल गेट दिस थिंग अगेन, तो तुसी इतनी जॉब ला लो। ये प्रोफेसर गुलाम शबीर थे मेयो हॉस्पिटल के। अच्छा, King जो Edward। आपके फिजिशियन थे। हाँ जी, जिन्होंने कहा जब कराची जाएंगे तो आपको दोबारा हो जाएगा। अच्छा अच्छा, ठीक है। प्रोफेसर गुलाम शबीर बड़े मशहूर है लाहौर में एज ए डर्मेटोलॉजिस्ट, और किंग एडवर्ड में पढ़ाते थे। उन्होंने कहा जॉर्ज साहब आपने कराची जाएंगे, अब ठीक तो हो गए, पर जाएंगे तो फिर हो जाएगा। तो मैंने वो एकदम दिल पे बात ले ली। तो फिर सोचा कि अच्छा अब मुझे यही कुछ करना है। तो मैंने हॉस्पिटल के बेड पे ही बैठे, जो उस वक्त जुम्मे की छुट्टी होती थी, तो अखबार पाकिस्तान टाइम्स मंगवाई थी, तो पढ़ रहा था। तो एक देखा एक जॉब थी, अब वो पीओ बॉक्स नंबर लिखा हुआ था, पर जी, वो उस पे लिखा पीओ बॉक्स पे ही जाते थे उस आती थी वक्त पे, ज़्यादा, जी। पर बड़ी अच्छी ऐड थी कि वांटेड अ यंग मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव फॉर ए मल्टीनेशनल कंपनी मस्ट हैव अ मल्टीनेशनल एक्सपीरियंस भी मल्टीनेशनल का हो। मैंने कहा यंग भी मैं हूँ, मल्टीनेशनल का एक्सपीरियंस भी है, और आगे भी मल्टीनेशनल ढूंढ रहा हूँ। मैंने कहा ये तो आइडियल है मेरे लिए। आई अप्लाइड भी किया। हॉस्पिटल के एक वर्कर को कहा कि मुझे कागज़ बाज़ार से ला दो, द फुल स्केप शीट में काम कर रहा हूँ। वो बाज़ार से कागज़ ले आया। मैंने अपने बेड से ही हॉस्पिटल के बेड पे बैठ के पूरा अपना एप्लीकेशन CV बनाया, तो लिखा और बंद किया। लिफाफा भी मंगवाया था। मैं कहा डाकघर टिकट ला के डाल दे। ये मैंने मेरे को ये बड़ा लोग पूछते हैं हॉस्पिटल में, हाँ जी हॉस्पिटल के बेड पे किया था तैयार। वो पीओ बॉक्स लिख दिया, वो तो सेफ़ होता है पीओ बॉक्स 2805, मुझे आज भी याद है। तो चले गया। फिर उसके बाद चूँकि मैं छुट्टियों पे हो गया था, तो कंपनी ने कहा कि अब आप यू आर ऑन योर ओन, अब आप जहाज़ पे तो अब आप नहीं आ सकते, आना है तो आ जाए, डिफरेंस पे करना पड़ेगा आपको, वरना आप अपने पास अलाउंस इतना है आप अपने ट्रेन पे आ जाए। तो मैंने कहा ठीक है, मैं इतना खर्चा तो नहीं कर सकता। मैं ट्रेन पे चला गया, लाहौर से कराची आ गया, बैठ गया ट्रेन पे शालीमार पे। शालीमार से वो 7 बजे चलती थी, तो वो कोई 11 बजे पहुंची खानेवाल, पहला स्टॉप। मैं तो वैसे ही मैं भी उतरा नीचे, सामने मेरा एक क्लासमेट था अब्बास अली खान। अच्छा, अब्बास अली खान, उसको हम वैसे ही कहते हैं बकवास अली खान वैसी दोस्ती में। वो देखा सामने, कहे जॉर्ज किधर फिर रहे हो? मैं कहा मैं तो कराची जा रहा हूँ। तो कहते ये क्या हो गया सर में, बाल सारे बारीक हो गए हुए थे, किए हुए थे। आई टोल्ड हिम ये ऐसे इन्फेक्शन हुई थी, तो दाखिल होना पड़ा। मैं सब ठीक हुआ, कहते नहीं ठीक तो हो गया वह। तो फिर मैंने कहा नहीं, वो कहते हैं डॉक्टर है फिर कराची जाओगे फिर हो जाएगा। कहते वाई डोंट यू टेक अ जॉब इन लाहौर? मैं कहा अब ये सोच रहा हूँ। कहता आप हमारी कंपनी का ऐड दिया हुआ है पीओ बॉक्स 2805 पे, यू आर सूटेबल, मुझे पता तुम कर सकोगे, तुमने जनरल टाइम्स कुछ चला दिया, तो ये क्या है? मैंने कहा वो तो मैंने भेज दी है। कब भेजी है? मैंने कहा तो मैंने हॉस्पिटल के बेड पे लिख के एप्लीकेशन भेज दी। कहता बस डोंट वरी, तो आप जाओ कराची, मैं फॉलो करूँगा कि कब इंटरव्यूज़ है, मैं आपको फ़ोन कर दूँगा। उस वक्त मोबाइल तो नहीं होते थे, तो उसका कोई 5 दिन बाद फ़ोन आया, कहने लगा वही दोस्ती में तो 2-4 गाली भी दी। कहते यहाँ तो कोई फॉर्म वो तेरा पेपर नहीं है, बहुत एप्लीकेशन आए हैं, आई डोंट सी योर अप्लाई, आई नो योर राइटिंग, आपने हैंड रिटन है, आपकी राइटिंग मुझे पहचान है। इधर नहीं है ही नहीं, हैंड रिटन एप्लीकेशन भी कोई नहीं है। अब ऐसे करो। मैंने अपने जो बॉस थे उनके डॉक्टर अहमद अफजल, कह लो उनसे डॉक्टर साहब बात की है कि यार मेरे क्लास फेलो बहुत अच्छे काबिल है, और क्रिश्चियन दोस्त है मेरा, है भी मेरे अच्छा है क्लास फेलो, थरो है। तो उसकी एप्लीकेशन मिस हो गई है, इधर नहीं पहुंची, लिखी है उसने। तो वो कहने लगे अगर वो अच्छा है तो फिर उसको को भेज दे, हम कंसिडर कर लेंगे, शॉर्ट लिस्ट देख लेते हैं। फिर मैंने पूरी सेट बनाया पेपर्स का, टाइप भी किया एप्लीकेशन CV। फिर मैंने दोबारा पैकेज बना के लाहौर भेजा उसी PO बॉक्स 2805 पे। वो फिर कोई 8-9 दिनों बाद फ़ोन आया, फिर उस चढ़ाई कर दी बासरी खान ने। कहता जॉर्ज यार यहाँ तो कोई तेरा पेपर नहीं आया। मैंने कहा यार अब तो मैंने पूरा सारे पेपर पैक बना के भेजा, PO बॉक्स 2805 गुलबर्ग 3 भी लिखा है। कहता है इधर बिल्कुल नहीं पहुँचा, अब ऐसे है कि दोबारा भेजो, मैं नोटिस लूँगा कि क्यों नहीं मेल आ रही आपकी। फिर मैंने भेज दिया। उसने फिर मुझे कहा कि एक दिन फ़ोन आया कोई 4-5 दिनों बाद, कहते हैं बड़ी बुरी तरह गाली दी
बस दोस्ती में। हाँ जी, हाँ, ये भी शुक्र है। उर्दू में दी, पंजाबी में दी? नहीं, उर्दू में दी, फिर ठीक क्योंकि है, गुजारा हो जाएगा। वो ढाका से आया हुआ था ना, तो उर्दू आती थी उसको। तो क्या मैंने कहा यार, मैंने भी कहते तूने भेजी होगी पर बार बार नहीं पहुंची। अच्छा। आज तूने पेपर्स तैयार करने, मैं अभी पहुंचा हूँ कराची। अब मेरी मामा का, अम्मी का आँख का ऑपरेशन है कोई 12-1 बजे, लेकिन मैंने शाम को वापस चले जाना है लाहौर। तो तुम्हें मेरा घर पता है ना बाथालैंड में? मैंने कहा पता है। कहता मेरी छोटी सिस्टर घर पर ही होगी, उसको तुमने पेपर्स अपने दे देने हैं। तो बस फिर मैं रात को 9 बजे खुद ही ले जाऊँगा। वो फिर मैं उसके घर पेपर्स दिए तो वो लेके आ गया। फिर वाकई मुझे कुछ 4 दिनों बाद कॉल आ गई, एंड आई अपेयर्ड फॉर द इंटरव्यू आफ्टर द नेक्स्ट वीक। मुझे उन्होंने फर्स्ट इंटरव्यू फिर रोक लिया वहाँ पे। उसे कहते यू स्टे बैक, वी विल हैव अनदर इंटरव्यू विद यू। कुछ लोग शॉर्ट लिस्ट किए। फिर मैं सेकंड इंटरव्यू के लिए रुक गया, वो भी दे दिया। दैन दे टोल्ड मी यू कैन नाउ गो, लेट्स सी, बट वी नीड अनदर 2 इंटरव्यूज़। फिर मुझे टू कट इट शॉर्ट, फिर जो मार्केटिंग मैनेजर डॉक्टर अहमद अफजल, वो कराची, उन्होंने फ़ोन किया था ही वांट्स टू सी मी ऑन तारिक रोड पे एक होटल था, पता नहीं क्या नाम था, कि वहाँ पे आप आ जाना। एक ही होटल था वो, जो सिग्नल वाला चौक है ना, वहाँ पे। वह चौक में ही था। हाँ जी, चौक में ही। हाँ जी, क्या मैंने ठहरना वहाँ पर है किसी के घर अपने फैमिली के, तो मैं वो करीब है तो वहाँ पे, तो वहाँ बैठ जाएंगे जी। तो वहाँ बैठ जाएंगे। मैं वहाँ पे, उन्होंने मुझे होटल में बड़े टेक्निकल सवाल किए मेरे मार्केटिंग के। अब बस वो इंटरव्यू, मैं अकेला ही था और मेरा ही इंटरव्यू ले रहे थे। इंटरव्यू तो नहीं था, टेस्ट था बल्कि, यूँ कह लें। तो उन्होंने मुझे ये कहा कि ओके दिस इज़ ओके विथ मी, बट वी डोंट नो व्हाट इज़ द आउटकम, क्योंकि और भी कैंडिडेट्स हैं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। तो कोई घंटे बाद फिर मैं फ्री हो गया। फिर मुझे कह लगे अब या तो कॉल आएगी या नहीं आएगी, बिकॉज ना ओनली द फाइनल कैंडिडेट्स जो भी होंगे उनको किसी को बुलाएंगे, 1-2 को। वो कुछ 10 दिन बाद मुझे एक फ़ोन आया, सईद अहमद ख़ान, कोकोला, ये 7 मुल्क के वो हेड थे। सईद अहमद ख़ान? सईद अहमद ख़ान। अच्छा जी। उनकी सेक्रेटरी का फ़ोन आया कि सईद अहमद ख़ान साहब जो इन 7 मुल्कों के रीजनल के हेड हैं, ही वुड लाइक टू सी यू एट इंटरकॉन्टिनेंटल होटल। वो ठहरेंगे तो आपको मिलना चाहते हैं, आप बताएं कौन से टाइम पे आप आ सकते हैं। मैंने कहा नहीं, आई कैन कम इन द मॉर्निंग। तो दैन शी सेड ओके बाय 11 यू शुड मीट हिम। तो वो फिर मैं उनको 11 मिला। उन्होंने ऊपर, जब मैं होटल गया तो उन्होंने मुझे अपने कमरे में बुला लिया और मिले बड़े इत्तेफाक से। तो बॉडी लैंग्वेज से मैं समझ गया कि माइंड बना होता है जी। जी हाँ, तो कोई अच्छी खबर है। और जब आपको देखा तो वो उन्होंने कहा वेरी प्लेजेंट ना, हेलो जॉर्ज, हाउ आर यू, ये वो। आई वॉज रेडी फॉर द इंटरव्यू। मुझे कहते हैं वी हैव फाइनली डिसाइडेड एंड सेलेक्टेड द कैंडिडेट्स, कांग्रेचुलेशन यू हैव बीन सिलेक्टेड। वंडरफुल। मैं समझे इंटरव्यू होना, वो कहते यू हैव सिलेक्टेड। उन्होंने मुझे टिकट दी, यकीन करो टिकट दी कि दिस इज़ ओपन बट कम ऑन द वीकेंड, थर्सडे को आ जाए या फ्राइडे मॉर्निंग आ जाए, स्टे देयर फॉर अ डे और 2, ज्वाइन कर ले, फिर आके रिज़ाइन कर दें। तो दिस वाज सईद अहमद ख़ान्स डिसीजन। टिकट भी दी, अपॉइंटमेंट भी की। और किस ओहदे पे आपको अपॉइंटमेंट दी उन्होंने? उस वक्त मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव फॉर कोकोला इंटरनेशनल ऑफिस, रीजनल ऑफिस पाकिस्तान। ठीक है। तो ये मैं समझता हूँ कि जब सिलेक्शन हो गई तो काम शुरू कर दिया। आपने बताया कितने प्लांट्स के? 5 प्लांट्स? मेरे पास 5 प्लांट्स रही। 5 प्लांट्स, वो भी सारे पंजाब में? क्या कौन कौन सी जगह पे थे? गुजरांवाला, फैसलाबाद, साहिवाल, मुल्तान एंड रहीम यार खान। यानी लाहौर से बाहर जितनी प्लांट्स थी मेरे पास थी। गुड। ठीक है। तो आई वॉज देयर मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव। एनुअल प्लान्स बनाना, लोगों को, स्टाफ को डेवलप करना, ट्रेनिंग देना, फिर कंपटीशन लड़ना, वो सारा कंपटीशन एनालिसिस करना, प्रमोशंस डेवलप करा नहीं हो। तो वो मैंने ज्वाइन कर लिया। घर उसी साल मेरी शादी होनी थी। तो जब मैंने ज्वाइन किया अक्टूबर में, तो मैंने उन्हें कहा कि सॉरी सर, माय वेडिंग इज़ प्लान ऑफ फॉर 7 नवंबर, और अक्टूबर में मैं ज्वाइन कर रहा हूँ 1 को। तो कह रहे डोंट वरी, शादी तो आपको एक ही दफ़ा ही होनी है। सईद खान साहब ने कहा एक ही दफ़ा होनी है, तो मुझे पता है, तो डोंट, कितना टाइम चाहिए? मैं कहा 10-15 दिन, एट 3 weeks। You are even very generous of him. 3 weeks and you only paid your salary. You will not deduct. It's your probation even. एक तो मुझे वो छुट्टी मिल गई।
घर भी मिल गया, गाड़ी भी मिल गई, शादी भी हो गई, ज़िंदगी बोनस पे बोनस मिल रहे थे। दैट वाज ब्यूटीफुल। लेकिन मैं जैसे सिलेक्ट हुआ, मुझे पता है कि मेरे कागज़ नहीं पहुंचते थे। कैसे खुदा ने इंतज़ाम किया अब्बास अली खान के थ्रू, इन कागज़ वो बाय हैंड लेके आया। उसकी वालदा की आंखों के ऑपरेशन का बायस वो कराची गया। कराची गया। ठीक है। जॉर्ज साहब, थैंक यू वेरी मच। आपने बहुत ज़बरदस्त अपनी लाइफ एक्सपीरियंस को हमारे साथ शेयर किया कि किस तरीके से आपने अपने करियर का आगाज़ किया और किस तरीके से लोग आपके लिए मददगार साबित हुए। आप देख रहे मुस्लिम जी, और अब्बास आपने अली बताया खान, कि डॉक्टर अहमद अफजल, प्रोफेसर सईद गुलाब, अहमद खान, मैं प्रोफेसर गुलाब से स्टार्ट करूंगा, जिन्होंने ना सिर्फ आपका कामयाब इलाज किया बल्कि एक अच्छा मशवरा प्रोफेसर दिया गुलाब शबीर। कि आप कराची वापस ना जाएं, आप पंजाब में रहें, वहाँ का पानी आपको सूट नहीं करेगा और नहीं हो ये जाए। तकलीफ दोबारा सर उठा प्रोफेसर सकती है। गुलाम शबीर मशहूर है लाहौर जी, में। गुलाम शबीर, गुलाम शबीर, हाँ। गुलाम या गुलाब, नहीं गुलाम, गुलाम प्रोफेसर गुलाम शबीर, गुलाम शबीर, उन्होंने आपका इलाज भी किया और साथ में एक अच्छा मशवरा भी दिया। दिया कि मैं वही हूँ। ठीक है जी, उनकी कंट्रीब्यूशन है, ठीक है ना, जो शायद नुमाया नहीं है। उसके बाद दो लोग आपकी ज़िंदगी में बड़े मौसर साबित हुए। एक आपका अब्बास अली क्लास फेलो अब्बास अली खान, हाँ जी, और नाम से साफ ज़ाहिर होता है मुसलमान है। हाँ जी। मैं फिर रिपीट करूँगा, अब्बास अली खान जो कि जॉर्ज साहब के क्लास फेलो थे, किस तरीके से अचानक मिला और मिलते ही इनकरेज किया और फिर फॉलो अप किया और पूरे तरीके से मदद की। और बड़ी नोट करने वाली बात है, मैं ये नहीं कहूँगा हैरानी की बात है, शायद कुछ लोगों के लिए हैरानी की बात हो जब जॉर्ज साहब ने ये बात की और मैं उसे हाईलाइट कर रहा हूँ कि वो मुसलमान था। ठीक है, आप नोट कीजिएगा। फिर उसके बाद उन्होंने जब ये सारी मदद कर दी, ये अपने तमाम इंटरव्यूज़ वगैरह में पास होके जिसने फाइनल डिसीजन करना था, हाँ जी, ठीक है जी, वो थे जी सईद अहमद खान, रीजनल हेड थे सात मुल्कों के रीजनल। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितनी बड़ी पोजीशन थी। अगर वो शख्स बाइस होता, जी जी, उसके दिल में तसब होता, ये तो बहुत बड़ी पोजीशन है, हेट्रेड होता, वो सोच सकता था एक क्रिश्चियन क्यों नहीं, यकीनन और भी कैंडिडेट्स होंगे। उन्होंने उस शख्स ने उनको पसे पुश डालकर उस कैंडिडेट का इंतखाब किया मेरिट के ऊपर जिसने क्वालिफाई किया, और वो जॉर्ज बूटा साहब थे। और फिर वो कोका कोला कंपनी में मार्केटिंग एग्जेक्टिव की हैसियत से काम करने लगे, जिसमें बताया कि 5 बड़े प्लांट थे लाहौर के अलावा मुख्तलिफ शहरों में। ये बहुत बड़ी पोजीशन थी। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं उनके नीचे कितने ऑफिसर्स होंगे, कितने लेबर होंगे, कितना स्टाफ होगा। 5 प्लांट्स हैं। अगर उनको भी नफरत होती तो वो जाल बुनते, एहतजाज करते, नफरत का इजहार करते, रिमार्क्स देते, हार्ड टाइम देते, लेकिन उन्होंने अपनी गुफ्तगू में ऐसा कोई जिक्र नहीं किया जिससे उन्हें किसी मुश्किल का सामना करना पड़े। अजीज़ों, हमें दूसरों की ज़िंदगी से सीखने की ज़रूरत है और अपने इर्द गिर्द निगाह डालने की ज़रूरत है, यानी कि अपनी आंखें खोलने की ज़रूरत है कि किस तरीके से इसी मुल्क में जो कि मेजॉरिटी मुसलमानों की है, किस तरीके से खुदा इन लोगों को हमारे लिए फ़ायदेमंद, हेल्पफुल साबित करता है। लेकिन शर्त फिर भी वही है कि इसमें जॉर्ज साहब की मेहनत, कमिटमेंट, डेडिकेशन थी और उन्होंने उसको नहीं छोड़ा और खुदा ने उनको नहीं छोड़ा। आप मेरे नोट कीजिए बात, इन्होंने इन बातों को नहीं छोड़ा और खुदा ने इनको नहीं छोड़ा। और चाहे कोई जितना बड़ी मर्सी पोस्ट का मुसलमान हो, उसने इनके साथ नफरत का इजहार नहीं किया और ये हाईएस्ट पोजीशन पे गए। जी जॉर्ज साहब, मैं समझता हूँ कि अगर ये लोग आपसे नफरत करते और तौसब करते, आपको वो एक्सेप्ट ही नहीं करते जी, सेकंड ऑप्शन पे चले जाते, थर्ड ऑप्शन पे चले जाते। ये तो बादशाही देनी। मैं समझता हूँ कि ये उनकी ईमानदारी थी जी, और उनकी दयानतदारी थी, इंसाफ था जो उन्होंने आपके साथ किया। और हमें ऐसे लोगों को ना सिर्फ अप्रिशिएट करने की ज़रूरत है बल्कि एक्नॉलेज करने की ज़रूरत है, बल्कि हाईलाइट करने की ज़रूरत है, जो मैं ख़ास तौर पे आज इस मीडियम के ज़रिए कर रहा हूँ कि मैं उनके साथ गुफ्तगू कर रहा हूँ ताकि इस गुफ्तगू को मैं आप लोगों तक पहुँचा सकूँ और दूसरे लोग जानें और सीखें कि जो मैं कहता हूँ
उसके पीछे एक हकीकत है, एक वज़न है, और मैं आपको एक लिविंग एग्जांपल दे रहा हूँ। और इस तरह की हज़ारों मसाले हैं और वो मैं दे सकता हूँ, लेकिन मैंने सिर्फ जॉर्ज साहब का इंतखाब किया ताकि वो अपनी ज़िंदगी के उन पहलुओं को बताए जिससे हम भी सीख सकते हैं और आप भी सीख सकते एक हैं। और पहलू मैंने आपको बताना है बड़ी। जी, मैं उसकी तरफ आता हूँ। इसी स्टोरी में एक खातून का जिक्र हुआ है। मैं वो जानना चाहूँगा कि आपका दोस्त अब्बास अली ख़ान आपको ये कहता है कि आप मेरे घर जाएं और मेरी छोटी बहन को ये डॉक्यूमेंट्स दें। मैं ये सोच नहीं सकता कि उन्होंने दरवाज़ा खोला होगा, आप पकड़ा के इधर मुंह करके आगे होंगे। मुझे वो जानना चाहते हैं कि आप उनके घर गए, किस तरीके से आप अंदर गए, वेलकम किया, क्या उनकी बहन से आपकी मुलाकात हुई, कितनी हुई, और क्या इंटरेक्शन हुआ, और कैसे पेपर दिए। मैं जानना चाहता हूँ ताकि ये लोग जान सकें जो आंखें बंद करके रखते हैं। प्लीज़ कैरी ऑन। हाँ नहीं, वो तो बात का मुझे पता था। मैं पहले भी घर गया वो जब हम स्टूडेंट थे, तो मैं उनके पेपर लेके गया और मैंने उनके घर नॉक बेल बजाई है, उसकी बहन ही आई है, कहते भाई लाए क्या बोला उसने? भाई पेपर लाए आप। मैंने कहा मैं पेपर ही देने आया हूँ। तो अम्मी का क्या हो गया ऑपरेशन? कहते अब हो गया। तो भाई अब्बास तो भी वही हैं। तो उन्होंने कहा था जॉर्ज ने आना है कोई 5-6 बजे ऑफिस के बाद, तो आप, मैंने कहा ये मैं ले आया हूँ पेपर। तो वो कहते बैठे, तो फिर से वाकई शी ऑफर्ड अ कप ऑफ टी। उसका जो वेटर घर पे जो मेट था उसने चाय पिलाई। शी आस्क्ड मी कि आप उनको खाने वाले पे मिले थे? आपसे पर्दा नहीं किया उसने? नहीं, कोई भी नहीं, बहनों की तरह वो भाई मुझे भी ऐसे बैठे थे, मैं और आप बैठे हुए। यकीनन आप जब उसने आपको भाई बोला और आप भी भाई की नज़र से देखते होंगे। मैं व्यूअर्स को बताना चाह रहा हूँ कि एक नौजवान यंग आदमी, और अभी शादी भी नहीं हुई, ठीक है, मुसलमान शख्स अपनी बहन के पास भेज रहा है, उसको मिले और ये गए, उन्होंने वेलकम किया, ड्राइंग रूम में बिठाया, चाय सर्व की, और उधर ही बैठकर इन्होंने कहानी भी सुनी खाने वाले की कि खाने वाले में भाई कैसे मिले थे आपको। मैंने कहा यार बाल भी गंजा वो खराब थे ना, स्पॉट था। तो एकदम उसे नोटिस कहते हो ये तो जॉर्ज है। और देखिए ये खुदा के इंतज़ाम। मैं खुद आता हूँ, डॉक्टर ना कहता तो मैंने माइंड से नाम मेकअप करता, प्रोफेसर गुलाम शबीर, कि उन्होंने कहा यार कराची जाओगे तो हो जाएगा दोबारा, तो वो माइंड मेकअप करना पड़ गया। जोसेफ सॉरी थोड़ी सी इंटरप्शन होगी, मैं इसको थोड़ा सा मज़ीद तफसील से गुफ्तगू करना चाह रहा हूँ कि आप जवान और उसकी बहन जवान, और कोई पर्दे का लिहाज नहीं रखा गया, उन्होंने बुलाया बैठाया। जी क्या ये हैरानी की बात नहीं है व्यूअर्स? शायद आप लोगों के लिए हो, मेरे लिए नहीं है, क्योंकि मेरी अपनी ज़िंदगी में ऐसे बेशुमार तजर्बात हैं जिसके मैं आपको सामने पेश कर सकता हूँ, लेकिन मैं अपनी कोई बात नहीं करूँगा, क्योंकि आज मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ जॉर्ज साहब से। ऐसी बेशुमार मसाले मेरी अपनी ज़िंदगी में और दूसरों के बारे में भी मुझे मालूम है। जब आपका किरदार अच्छा है, ज़िंदगी अच्छी है, मुसलमान आपको अकेले अपने घर में भेजते हैं, हमारी बहन से जाकर मुलाकात करें, शायद हमारी बेटी से मुलाकात करें, शायद हमारी वाइफ से भी मुलाकात करें। बिलीव मी, ऐसा होता है। क्यों? इसलिए कि जॉर्ज साहब में कोई खूबी नहीं है। जॉर्ज साहब ने अपने अंदर खूबियाँ पैदा की, शराफत की, ऑनेस्टी की, जेंटलमैन बना। और उस दोस्त को जिसका नाम अब्बास अली था, उसको 100% कॉन्फिडेंस था, अगर मैं अपने क्लास वालों और दोस्त को अपने घर भेजता हूँ तो मेरी बहन सेफ है। हाँ जी, ये बुरी निगाह से नहीं देखेगा। जी बिल्कुल ही। और उन्होंने ऐसे ही किया। ये एक ट्रस्ट की बात है और एक स्टैंडर्ड की बात है जो इन्होंने मेंटेन किया। कितने फ़ख्र की बात है कि हमारा एक मसीही नौजवान अनमैरिड, हाँ जी, माशाल्लाह उस वक़्त हैंडसम भी होंगे, खूबसूरत भी होंगे, स्मार्ट भी होंगे, और जनाबे वाला वो जाते हैं और जाकर मिलते हैं, चाय पी कर आते हैं। कितना बड़ा स्टेप फॉरवर्ड है, मैच्योरिटी की बात है। और हम छोटी छोटी बातों को लेकर तूल देकर पूरा माहौल ख़राब कर देते हैं और मनफी सोच के
हामिल हो जाते हैं। जॉर्ज साहब, जो आपने बात बताई है, मैं इसको इसलिए थोड़ा सा हाईलाइट कर रहा हूँ ताकि मेरे व्यूअर्स जान सकें। मेरी अपनी ज़िंदगी में बेशुमार ऐसी मिसालें हैं जो मैं बार बार कह रहा हूँ। मैं आज कोई मिसाल नहीं दूंगा अपनी ज़िंदगी के बारे में या अपने लाइफ एक्सपीरियंस के बारे में। आपने बताया है, यकीनन लोग आपकी बात पर ज़रूर यकीन करेंगे, सीखेंगे और अपनी जो अंडरस्टैंडिंग है, सोच है, उसको तब्दील करने की कोशिश करेंगे। और आज की गुफ्तगू का मकसद भी ये है कि मैं एक पॉजिटिव आस्पेक्ट आपके सामने पेश करूं, एक मैसेज दूं, क्योंकि इस माशरे में हमने रहना है, यहाँ से भागना नहीं है। यह खुदा की मर्ज़ी नहीं है। खुदा की मर्ज़ी ये है कि हम इस कम्युनिटी में रहते हुए, इस कौम में रहते हुए, मुसलमानों के दरमियान रहते हुए अपने आप को अच्छा बनाएं। अगर कोई एक शख्स हमसे नफरत करेगा, एक तंग करेगा, तो 10 लोग हमें शेल्टर भी देते हैं, हमारी मदद भी करते हैं। जिस तरीके से प्रोफेसर गुलाम ने की और उसके बाद उनके दोस्त अब्बास अली खान ने की और फिर सबसे बड़े जो उनके रीजनल हेड थे सईद अहमद खान ने की। और कितनी हमें मसाले चाहिए। मैं आपको हज़ारों मसाले दे सकता हूँ और अगर आप अपने गिरदोनुमा में नज़र डाल के देखें, यकीनन आपको भी ऐसी बेशुमार मसाले मिलेंगी। ना सिर्फ मसाले मिलेंगी, अगर आप ईमानदारी से काम लें, आपको अपनी ही ज़िंदगी में मसाले मिलेंगी, अपने भाइयों की, अपनी बहनों की ज़िंदगी में, कि किस तरीके से दूसरे लोग मुआवन और हमदर्द और हौसला अफजाई का वसीला बनते हैं। जो साहब, आपके साथ गुफ्तगू हो रही थी और आपने ये मेंशन किया कि एक और बड़ा इंटरेस्टिंग वाक़या जिसमें कुछ मुसलमानों ने मुश्तरका तौर पर आपकी बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई की और मदद की। वो क्या वाक़या है, प्लीज़ थोड़ा सा बताएंगे मुझे और व्यूअर्स को। वो रियली मेरी लाइफ का हसीन तरीन वाक़या कि मेरी बेटी बड़ी हो रही थी तो उसको स्कूल ज्वाइन करना था। तो ये कोकला की नौकरी में मैं तकरीबन घर से बाहर ही रहता था। वीकेंड पे घर आता था। 5 फैक्ट्रियाँ देखने हैं, एक रीमर खान है, एक फैसलाबाद है, एक गुजरांवाला है, एक साहिबाल है, मुल्तान है। आई वांटेड टू नाउ रिड्यूस माय आउटडोर। तो चूँकि बेटी को स्कूल भेजना है तो इसको मुझे से पूछा, बाबू स्कूल तो मुझे कौन ड्रॉप करेगा? मैं कहा मैं खुद करूँगा। दैट थिंग एक्चुअली मेड अप माई माइंड कि मैं अब कोकोला की नौकरी छोड़ दूँ और छोटी कोई दूसरी कंपनी में जाके मैं लाहौर रहूँ, अपने बच्चों की एजुकेशन पर बेटी की एजुकेशन। तो वो फिर मैंने उसको तो दाखिल भी करा दिया। तो फिर मैंने जॉब सोचा कि लाहौर ही में मैं ज़्यादा रहूँ, यानी कि कोका-कोला को छोड़ने का रीज़न थी बेटी की एजुकेशन। ठीक है कि ये स्कूल जाएगी तो मैंने इसको ड्रॉप करना है, मुझे इसको इस किस्म की जॉब मिल जाए जिसमें आप ये काम भी कर सकें। हाँ, मैं ज़्यादा वक्त लाहौर में रहूँ। कोकोला में मैं लाहौर में इतना नहीं रह सकता, ये बेचारी निगलेक्ट होएगी। अच्छा, एनीहाउ वो मैंने फर्स्ट पाकिस्तानी ग्रुप, एक ऐड आई अखबार में, काफ़ी बड़ी ऐड है, जैसे अखबार का आधा पेज होता है ना। जी जी। तो ये इतनी बड़ी ऐड आई तो उनको दे वांटेड अ मार्केटिंग मैनेजर, अच्छा, सेल्स मैनेजर, ऑब्लिक मार्केटिंग मैनेजर। तो वो ऐड देख के बंदा कहता है इतने बड़े ऐड है, ये तो कोई बहुत बड़ा बंदा ढूंढ रहे हैं। मतलब ये आम बंदे की बात नहीं है। जिन्होंने इश्तार इतना बड़ा दिया न्यूज़पेपर की बैक पेज पे। एनीहाउ वो प्राइम सर्विस ग्रुप था। सर्विस शूज़ से ये लैदा हुए थे, इन्होंने अपनी टेक्सटाइल मिलें लगा ली, फिर ये वो पैकिंग मटेरियल बनाते थे, आइसक्रीम फैक्ट्री लगा ली, प्राइम योगर्ट फैक्ट्री लगा ली, फिर सर्विस फैब्रिक्स एक और टेक्सटाइल मिल लगा ली। तो ये ग्रुप ने इनको वांटेड समबडी इन मार्केटिंग। इतना बड़ा ऐड था तो फिर मुझे अपील किया तो है ही लाहौर की जॉब। आई अप्लाइड, आई गॉट द जॉब। कॉल आ गई, एक दो इंटरव्यू दिया, फिर इंतज़ार, फिर कॉल आ गई, दूसरा इंटरव्यू आ गया, वो भी दे दी। फिर टेलीग्राम आया कि जी नाउ यू विल हैव द फाइनल इंटरव्यू ऑन सो एंड सो डेट। अच्छा, तो फाइनल इंटरव्यू में आमतौर पे 1-2 बंदा ही होता है जी। तो वो मैं जब उनके ऑफिस पहुंचा तो वहाँ कोई 9-10 लोग बैठे हुए थे। पूछा तो ये सब इंटरव्यू वाले थे, क्योंकि चेयरमैन के कमरे के बाहर जो लाउंज थी वहाँ बैठे हुए थे, टर्न का इंतज़ार कर रहे थे। हाँ, तो वो सारे उसी पोजीशन के थे और ये सब फाइनल इंटरव्यू था इनका। तो मैंने भी उनके पीए को बताया, वो कहते बिल्कुल जी आपका नाम है, मैं लिख लिया कि आप आ गए हैं। तो सारे इंटरव्यू हुए, मेरा इंटरव्यू लास्ट में हुआ।
अच्छा, इंटरव्यू भी लास्ट में हुआ। परेशानी मुझे होगी यार, बारी भी आने की बारी तैयारी। बारी लास्ट है। वो कई दफ़ा शुरू में कोई अच्छा मिल जाता है तो फिर बाकियों को वैसे वो उस तरह तवज्जो से नहीं टरकाते हैं देखते कि बस अब मिलना ही फॉर्मेलिटी करनी है है, ना। मिलना ही है। तो बाकी मेरा नंबर 10वां आया। अच्छा, 10वां नंबर। 10वां नंबर आया, यानी लास्ट मैन। अच्छा, तो मैं जब गया तो इंटरव्यू हुआ, 3 लोग बैठे हुए थे, तीनों डायरेक्टर्स थे, अच्छा, एक फाइनेंस का, एक एमडी और एक मार्केटिंग का। अच्छा, बड़े अच्छे कॉम्पिटेंट लोग थे। वो इंटरव्यू तो कम था, वो से गुफ्तगू हुई थी कि मैं कितने बच्चे हैं, क्या करते हैं, कौन से चर्च जाते हैं, ये भी पूछ रहे थे। अच्छा, तो फिर कोकोला का एक्सपीरियंस पूछ रहे थे, जनरल ट्रायल्स का एक्सपीरियंस। तो उन्हें पूछ रहे थे कि आप ये क्यों छोड़ क्यों रहे, इतनी बड़ी कंपनी है। मैंने कहा जी मैं ये जवाब फिर अपनी बेटी की खातिर छोड़ रहा हूँ कि वहाँ मुझे घर से बाहर हर हफ्ते ही मैं बाहर होता था, सिर्फ वीकेंड पे घर आता था, फ्राइडे इवनिंग या सैटरडे मॉर्निंग। फिर मंडे को फिर चले जाता, कभी फैसलाबाद, कभी मेहर खान, कभी गुजरावाला, कभी मुल्तान। तो बेटी की एजुकेशन शुरू हुई, ये वजह है, और कोई वजह नहीं। अब हैप्पी देयर, लेकिन मेरी बेटी का मुस्तकबिल था। तो उसका मैं जीसन मैरी कॉन्वेंट लाहौर में वहाँ कराना था, तो कहो भी गई थी अपॉइंट, अब सेलेक्ट हो गई। तो उसके बाद उन्होंने बस वही सवाल, सैलरी क्या ले रहे थे, क्या फैसिलिटीज़ थी, तो बस ये पूछ के तो कहते थैंक यू जॉर्ज, यू कैन गो। तो वो फिर मुझे कॉल आ गई कि यू हैव बीन सेलेक्टेड, काइंडली रिपोर्ट फॉर जॉइनिंग की कंपनी फ्रॉम पता नहीं मंडे, जो भी मंडे था। मैं सेलेक्ट हो गया। उधर ही उन्होंने डिक्लेयर कर दिया आपको? नहीं, टेलीग्राम आया था। बाद में टेलीग्राम आया था, ये 87। जॉर्ज साहब, मैं माजरत चाहता हूँ, एक टेक्निकल फॉल्ट की वजह से थोड़ी सी इंटरप्शन होगी। कोई बात। आपकी गुफ्तगू बड़ी दिलचस्प थी और मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा जहाँ से सिलसिला मुनक़ता हुआ था, आप बराए मेहरबानी अपनी गुफ्तगू को वहीं से शुरू कीजिए। या आई थिंक दैट लास्ट वी वर टॉकिंग अबाउट माई लास्ट कंपनी, द प्राइम सर्विस ग्रुप। तो वहाँ तो मैं जिक्र कर रहा था कि भी फाइनली आई वाज सिलेक्टेड, और उस फाइनल इंटरव्यू में उन्होंने कोई भी पर्सनल सवाल तो ये पूछा फैमिली का, और उसके बाद कि ख़ास पूछा कि वाई आर यू लीविंग सच अ बिग कंपनी विथ ऑल सो मैनी प्रिविलेजेस एंड सैलरी। मैं कहता हूँ इट्स ओनली वन रीज़न, मेरी बेटी है जिसने अब स्कूल शुरू करना है, तो उसको डेली स्कूल छोड़ना लाना, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। क्योंकि मैं इस कंपनी में मैं तो हर हफ्ते ही बाहर होता हूँ, मंडे को निकला तो फ्राइडे को ही आना, ट्यूसडे को निकला फिर भी सैटरडे मॉर्निंग आना है वापस। तो वो उसका था कि मुझे लाएगा कौन, स्कूल कौन ड्रॉप करेगा। तो आई टोल्ड हर कि मैं खुद करूँगा। तो दैट बेटी की खातिर मैंने ये जॉब के लिए अप्लाई किया था, एंड दे वर वेरी हैप्पी टू नोट कि आई हैव ओनली अ सॉलिड रीज़न। बहुत बड़ी जॉब को छोड़ के आना, ग्रुप तो बड़ा, वेरी गुड रीज़न। हाँ, फॉर ए वेरी गुड रीज़न, और ग्रुप बहुत बड़ा था, तो दे वर लुकिंग फॉर अ स्ट्रॉन्ग मैन। एनीहाउ कैंडिडेट्स तो बहुत थे, फाइनली आई वाज सिलेक्टेड। मुझे वो टेलीग्राम आ गया कि यू आर सिलेक्टेड। मैंने ज्वाइन कर लिया। ज्वाइन करने के कोई महीने के बाद जब मेरी उनसे अच्छी वो क्या रेपो बन गई, तो मैं वो डायरेक्टर दोनों बैठे हुए थे एक दिन, तो मैंने कहा कि कोई बात हो गई थी सिलेक्शन की। मैं कहा सर फाइनल में आपने 10 लोग बैठाए हुए थे, तो ऐसे तो नहीं होता, फाइनल में एक ही होता है या 2 होते हैं। कहते नहीं, हमने देखना था कि फाइनल में ज़रूरी नहीं कि 1 2 अच्छे हो, 10 के 10 भी अच्छे हो सकते हैं, उनमें से एक ले लेंगे। तो मैंने कहा फिर डिसीजन कैसे किया आपने? कहता हाँ, ये इंपॉर्टेंट बात है जो आपको नहीं पता। मैंने कहा जी बताइए। कहता 10 थे ना, हम हर एक को पूछते थे कि यू आर अ प्रोफेशनल ऑफ हाई कैलिबर के प्रोफेशनल हैं और आपको हम मतलब कंसिडर कर रहे हैं, लेकिन आपसे हम पूछना चाहते हैं आप अपनी फील्ड में हैं, किस प्रोफेशनल को बड़ा समझते हैं कि बड़ा आउटस्टैंडिंग है। सबको हम पूछते थे, हर कोई नाम लेता था, कोई ना कोई नाम। सिर्फ हमने आपको नहीं पूछा था, लास्ट में आप आए थे। मैंने कहा नहीं, मुझे तो आपने नहीं पूछा था। कहता हमने 9 को पूछा था, 8 ने कहा कि हमारी फील्ड में अगर कोई सही प्रोफेशनल है वो जॉर्ज बूटा है, एक्सलेंट मार्केटिंग का बंदा है। कहते 9 में से 8 को आप रेकमेंड करें, तो फिर हमने तो नहीं वही लेना था जो लोग रेकमेंड कर गए हैं, एंड दे वर ऑल मुस्लिम्स। जो इंटरव्यू देने वाले आए थे वो आपके नाम को पेश कर रहे थे, आउटस्टैंडिंग इन दिस फील्ड ऑफ प्रोफेशन। हम उसको रिगार्ड बहुत करते हैं, वो नाम बहुत बड़ा नाम है।
वेरी नाइस। तो वो कहते जी हमने तो फिर उनका फैसला कबूल किया, हमने अपना फैसला नहीं किया, वो आपका फैसला कर गए थे, वो रिकमेंड करके आपको इनडायरेक्टली, और उन्हें नहीं मालूम था कि आप बैठे हुए हैं। हाँ, दे नेवर न्यू दैट यू आर वन ऑफ द 10 कैंडिडेट्स। नाम का नाम आपको वो एक नाम बहुत काबिल नाम है वो। वंडरफुल। तो वो ऑल दे वर ऑल मुस्लिम्स। गुड गुड। सिलेक्शन वाले भी दोनों तीनों मुस्लिम्स थे, और रिकमेंडेशन देने वाले वो भी कैंडिडेट्स ही रिकमेंड कर रहे हैं, मुस्लिम थे। वंडरफुल। एंड दे वर रिकमेंडेड से, उन्होंने आपका नाम रिकमेंड किया, और क्लियरली कहा जॉर्ज बूटा है नाम उनका। क्या बात है। एक्सीलेंट बंदे हैं जी मार्केटिंग के, उनसे सीखना चाहिए कुछ। तो बस ये कह रहे दे रिकमेंड, हमने तो नहीं रिकमेंड किया, हमने उनका डिसीजन अडॉप्ट कर दिया। तो आई फील कि बहुत बड़ी गवाही है कि क्रिश्चियन अगर आउटस्टैंडिंग हो तो फिर मुसलमान भी जो है वो कंसिडर करते हैं, नाम लेते हैं। ठीक है, तासुब होगा ज़रूर, लेकिन पाप जब अगर आप रियली आउटस्टैंडिंग है फिर वो समझते हैं कि हम में इनमें बड़ा फ़र्क है जी, वो तो क्लास फ़र्क है। तो आई हैड दिस ब्यूटीफुल मोमेंट्स। गुड गुड। इसलिए मेरी आई हैव बीन सक्सेसफुल कि अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखा है। दो चीज़ें होती हैं सर अपनी करियर में, एक होता है आपकी कॉम्पिटेंसी, वो अव्वल दर्जे के ऊपर उत्तम होनी चाहिए। नंबर 2 होती है आपकी इंटेग्रिटी। ये दोनों चीज़ें साइमल्टेनियस इक्वेशन मैं कहता हूँ। अगर आप बहुत काबिल है लेकिन इंटेग्रिटी अच्छी नहीं है, तो इंटेग्रिटी में आपका जो क्या कहते हैं करेक्टर है, करेक्टर लेन देन, हाँ जी, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। हाँ जी, करेक्टर बहुत ज़्यादा काउंट करता है ना। हाँ, अगर आप काबिल है और आप चामियाँ मारते हैं, खुदा ना खास्ता झूठ बोलते हैं, स्मोकिंग करते हैं, शराब पीते हैं, और शराब पी के जॉब में आ जाते हैं, यू आर वेरी वेरी क्वालिफाइड। लोग कहेंगे लेट्स गेट रिड ऑफ दिस, कंडक्ट अच्छा नहीं है इसका, लड़ाई झगड़ा करते हैं, अब्यूसिव लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं, तो कौन रखेगा? पाई पैसे में आप सही नहीं उतरते। ये दोनों चीज़ें साथ चलती है, योर ऑनेस्टी भी है, हार्ड वर्किंग भी है, फेथफुलनेस विद द कंपनी भी है। और कई दफ़ा होता है कि आप बहुत अच्छे करेक्टर के हैं, एक्सीलेंट है, मेहनती नहीं है, लेकिन आप कॉम्पिटेंट नहीं है, कहते बंदा बहुत अच्छा है पर लेकिन फिट नहीं, यार फिट नहीं, इस काबिल है, वो कंपनी नहीं चंगा नहीं, ट्राई तो कीता सी पर बंदा अच्छा है लेकिन काम कंपनी को फायदा नहीं हो रहा। जी जी, नेचुरली बात है कि जो कुछ भी करते हैं वो कंपनी के बेनिफिट के लिए करते हैं। कंपनी तबाह हो जाएगी तो लोग तबाह हो जाएंगे। कॉम्पिटेंसी एंड योर इंटेग्रिटी दे गो टुगेदर। हाँ जी, तो ये चीज़ें खुदा के शुक्र मेंटेन रखी हैं आज तक। तो ये जो आपने आखिर में चीज़ें बयान की हैं, मेरा ख्याल है हमारे व्यूअर्स के लिए ये बहुत ज़रूरी है जानना कि अगर हम कामयाब होते हैं तो उसके पीछे कौन से अवामल होते हैं। यकीन ये अवामल है आपकी इंटेग्रिटी, जिसमें बेशुमार चीज़ें शामिल हैं जिनका जिक्र जॉर्ज साहब ने और मैंने किया है। मैं चाहता हूँ कि आप इस बात पर दोबारा गौर करें। एक शख्स इंटरव्यू देने जाता है, 3 लोग उसका इंटरव्यू लेते हैं, बाहर 10 कैंडिडेट बैठे हुए हैं और जॉर्ज साहब का नंबर आखिर में आता है। ये खुदा का कमाल था, पहले होता तो शायद ये कामयाबी ना होती। आखिरी नंबर था, जो कलाम मुक़द्दस में भी है, जो अव्वल है वो आखिर हो जाएंगे और जो आखिर है वो अव्वल हो जाएंगे। खुदा के अजीब काम देखें आप, लाख कहें जी ये है वो है। उनके जो डायरेक्टर्स इंटरव्यू ले रहे थे उनके दिल में भी हमदर्दी थी, और जो 8 कैंडिडेट्स आए उन्होंने बड़े रिस्पेक्टफुल है जॉर्ज साहब का नाम मेंशन किया, पेश किया और कमेंट किया, ही इज़ द मैन हु इज़ एक्सपर्ट इन दिस फील्ड। हाँ जी, उसका कैलिबर है और इंटेग्रिटी है। हाँ जी। अब जब 8 लोग बोलेंगे तो जो डायरेक्टर्स हैं या इंटरव्यू लेने वाले हैं वो मजबूर हो जाते हैं। लेकिन फिर भी उनके पास ऑप्शन है। अगर वो मुतस्सब है, उनके दिल में हेट्रेड है, वो सेकंड चॉइस पे जा सकते हैं। और जहां आपका अपना फेथ आ जाता है या आपकी अपनी कोई कन्विक्शन आती है, आप हर किस्म की कीमत देने के लिए तैयार होते हैं। उन्होंने किसी किस्म की कीमत देना पसंद नहीं की, ईमानदारी का सबूत दिया, खुद भी वही सोच थी जो दूसरों ने की। 8 लोग कैंडिडेट
एक कैंडिडेट को रिकमेंड करें, उन्हें नहीं पता कि जो आखिरी कैंडिडेट बैठा है ये वही कैंडिडेट जिसके बारे में हम सुनते हैं। गुफ्तगू कर रहे हैं, रिकमेंड कर रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं। ये खुदा के काम है। जी। खुदा इसी मुल्क में, इसी कौम में, गैर कौम में हमें सरफराजी बख्शता है। बख्शता है, बिल्कुल हम खुदा की ज़ात को जानने, सीखे, वो कैसा वफादार, उसकी कुदरत में क्या कमाल है। हम तो आंखें बंद करके एक रवायती मसीही बनकर ज़िंदगी बसर करते हैं जिसमें दे दे और मुफ्त दे दे और सब दे दे, चाहे हम मेहनत करें या ना करें। जौहर साहब ने जो आखिरी बात को हाईलाइट किया वो कहा है इंटेग्रिटी, जी। और इसी में सब कुछ शामिल है। और अगर ये नहीं होगा, आप जितनी मर्जी दुआएं कर लें, आपको जॉब नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी, कामयाबी नहीं मिलेगी। जौहर साहब, थैंक यू वेरी मच। मैं एक और चीज़ को हाईलाइट करूंगा जिसकी बुनियाद पे आपको रेकमेंड किया गया इंटरव्यू के लिए, और वो ये था कि आपने एक बहुत बड़ी पोजीशन छोड़कर एक छोटी पोजीशन पे आना पसंद किया, और मकसद ये था कि आप अपनी बेटी की एजुकेशन, उसके आने जाने में और उसकी परवरिश में किसी किस्म की कोताही ना होने दें, और आपने सब कुछ सेक्रीफाइस कर दिया। हमें ये भी नोट करना चाहिए, हम माँ बाप जो हैं, हम बहुत कुछ करते हैं, बच्चों को अच्छा घर देना चाहते हैं, मोटरसाइकिल की जगह कार की जगह वो भी GLI या इससे भी बड़ी कारें हासिल करके देना चाहते हैं, अच्छे से अच्छा टीवी, फैसिलिटीज़ वगैरह वगैरह सब कुछ देना चाहते हैं। क्वेश्चन इज़, हम अपने औलाद पर कितनी तवज्जो देते हैं? व्हाट इज़ आवर प्रायोरिटी? उनको वक्त देना, उनकी तालीम का ख्याल रखना, उनकी मुस्बत और अच्छी लाइन्स के ऊपर परवरिश करना, ये बहुत ज़रूरी है, और कभी कभी हम इग्नोर कर देते हैं। मैंने शायद किसी और अर्लियर गुफ्तगू में कहा था, एक शख्स था जिसके बारे में मैं अपने मकामी पादी साहब से गुफ्तगू कर रहा था। मैंने कहा इसका ये जो लड़के जो घूम रहे हैं, इनका बाप बड़ा रेगुलर है, चर्च आता है वगैरह वगैरह, लेकिन इनके बच्चे जो हैं वो चर्च नहीं आते, क्या हुआ है इनको? उन्होंने कहा सर ऐसे ही मैं देख रहा हूँ जब से मैं आया हूँ हैदराबाद में, मुझे नहीं मालूम कि क्या वजह है, वालिदैन की वजह है या बच्चों की हरदर्मी है, कहीं ना कहीं कोई फ्लॉ ज़रूर है। अगर बच्चों की है तो बच्चों को राह रास्त पे आना चाहिए, अगर माँ बाप की है तो माँ बाप तवज्जो दें कि हमने अपने मुस्तकबिल को जो हमने हासिल किया है किस तरीके से ट्रांसफ़र करना है, जब तक हम अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन नहीं देते और उनकी ग्रूमिंग नहीं करते। खुद करें। मैं इस मौके पे बताना चाहूँगा, क्योंकि जौहर साहब ने मुझे बताया था कि उनकी बेटी बेशक आजकल जॉब नहीं कर रही, अपने आगे ख़ानदान को प्रायोरिटी देते हुए, अपने बच्चों को प्रायोरिटी देते हुए, अपने हस्बैंड को प्रायोरिटी देते हुए, और मुझे जौहर साहब ने बताया था कि उसने CA किया है, चार्टर्ड अकाउंटेंट, फीमेल गर्ल, और आज भी कहीं अप्लाई करेगी। मुझे उम्मीद है जिस तरीके से इन्हें प्रेफरेंस मिलती थी या दूसरों को मिलती थी, इनकी बेटी जो माया है टॉप क्लास की जॉब ले सकती है। बाप ने अपने बच्चों की परवरिश को प्रायोरिटी दी, अब वो अपने बच्चों की परवरिश को प्रायोरिटी देती है, और मुझे उम्मीद है आने वाले दिनों में कोई ऐसा मौका आएगा जब वो अपने बच्चों की परवरिश से फारिग हो जाएगी, शायद मुनासिब समझें, और दोबारा वो अपने प्रोफेशन को फुल टाइम या हाफ टाइम या घर से ज्वाइन कर सकती है, ताकि वो अपनी उस एजुकेशन को और क्वालिफिकेशन को दोबारा इस्तेमाल कर सके। राइट। ये एक बहुत बड़ा अमल है जिसमें हमें अपने आप को ढालने की ज़रूरत है। घर बैठे सारे काम नहीं होते। अदरवाइज जो हमारा एटीट्यूड है, ख़ासतौर पर क्रिश्चियन कम्युनिटी का आज के दौर में, दिस इज़ टोटली विशफुल थिंकिंग। हमें ये मिल जाए, हमारे साथ ये ना हो, खुदा ये कर दे, पादरी ये कर दे, बिशप ये कर दे, फादर ये कर दे, वो ये कर दे। हम क्या करते हैं? हम कुछ भी नहीं करते। आप अपने चर्च में रोल देख लें, हमारा चर्च के अंदर क्या रोल है? ज़्यादातर लोगों का रोल नेगेटिव होता है, कोई वास्ता ही नहीं चर्च में, ना कलीसिया के साथ, ना चर्च की लाइफ के साथ, ना उसके इंतज़ामात के बारे में। पादरी कितना भी अच्छा क्यों ना हो, कीड़े निकालना हमारा अखलाकी फ़र्ज़ बन जाता है। मैं पादरियों को डिफेंड नहीं कर रहा, हम खादम कमज़ोर हैं, कमज़ोरियाँ होती हैं, लेकिन कौन हमें सपोर्ट करेगा? और मैंने देखा जो कमज़ोर पादरी साहबान है वो तो है ही हैं, जो अच्छे हैं उनकी भी मुखालफत होती है। मुझे देख लें, मेरे अंदर खामियाँ होंगी, कमज़ोरियाँ होंगी। कौन सा ऐसा इल्ज़ाम है जो मेरी कलीसिया ने, जिन्हें मैं मसीही कहता हूँ और आप भी मसीही कहते हैं, मेरे पे नहीं लगाया?
मेरे बेटे के हवाले से नहीं लगाया, मेरी बीवी के हवाले से नहीं लगाया, मेरी ज़ात के हवाले से नहीं लगाया। शायद आपको हैरानी भी न हो, मेरे लिए इश्तिहार निकलते हैं कि औरतें मेरे दफ्तर में आती हैं, मैं नाम नहीं लूँगा उनका, बगैर अपॉइंटमेंट का कोई रोक नहीं सकता। ये आज की कलीसिया की ईमानदारों की असल शक्ल और हकीकत आपको बता रहा हूं। लोग मसीही अपने रहनुमा, अपने बिशप के बारे में ये इश्तिहार लिख के बताते हैं। प्रूफ लेकर आए ना, बताएं। और अगर हूं, मुझे सजा मिलनी चाहिए। मेरी इंटेग्रिटी को कौन स्पॉइल करता है, डैमेज करता है? मुसलमान नहीं, नाम नहाद मसीही, चर्च के मेंबर, ठेकेदार, शायद कमेटियों के मेंबर, न जाने क्या क्या। मेरे भाइयों, हम अपने किरदार को देखें, दूसरों पे उंगलियां न उठाएं। हर वक्त तनकीद 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 और कुछ नहीं करना। आप अपने घर में झांक के देखें, हम कलीसिया में क्या करते हैं, हम चर्च में क्या करते हैं, अपने डायसिस में क्या करते हैं, डायसिस के अदारों में क्या करते हैं। ये गुफ्तगू बड़ी मुख्तसर है, इतना बोल सकता हूँ, आप बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। हम अच्छे मसीह बनने की कोशिश करें, जज बनने की कोशिश ना करें। जब अच्छे मसीह बनेंगे फिर हम अच्छे शागिर्द बन सकते हैं, और जब अच्छे शागिर्द बनेंगे खुदावंद तमाम दरवाजे हमारे लिए खोलेगा, और अगर कोई बंद होता है तो 10 खोलता है खुदा। हम तो खुदा के साथ वफ़ादार नहीं है, खुदा की कलीसिया, चर्च, उसके खादमों के साथ कैसे वफ़ादार हो सकते हैं? यह लम्हा फ़िक्रिया है। हम गिले करना, तनकीद करना, एक प्रचार करना वगैरह वगैरह छोड़ दें, अपने काम पे फोकस करें, मेहनत करें। और आज जो मैंने आपके सामने एक लिविंग लेजेंड बैठा के रखा हुआ है, उसकी गुफ्तगू आपको सुना रहा हूँ। लिविंग एग्जाम्पल है। मेरी बातों पे यकीन नहीं, कम से कम जॉर्ज साहब की बातों पे यकीन करें, और खुदारा अपनी सोच को रिविज़िट करें, तब्दीली लाएं, अच्छे मसीही बने। देखें, खुदा आपको बरकत देगा, आपके ख़ानदान को बरकत देगा, कलीसिया बरकत पाएगी, और यूँ खुदावंद के नाम को जलाल मिलेगा। आज की इस गुफ्तगू को मैं कंक्लूड करना चाहूँगा, जो इस मौजू पर जॉर्ज साहब के साथ मेरी हुई। प्लीज़ इसे ज़रूर सुनिए, बार बार सुने, सोचें, समझें और अमल करने की कोशिश करें। इस ईमान के साथ हमारा खुदा हमसे मोहब्बत करता है, वो हमारी हिफाजत करता है, और हमारे दुश्मनों को भी हमारे लिए रहम दिल बना देता है। हमारी इस गुफ्तगू को खुदावंद अपने हुजूर मकबूल ठहराए। मुझे और जॉर्ज साहब को और आप सबों को जो हमारी इस गुफ्तगू को सुन रहे हैं बहुत ज़्यादा बरकत दे। शुक्रिया। थैंक यू।